हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम नेहा सिंह। आज मैं पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, जैसे एमएनएस, सीडीएस, एफकेट, या फिर चाहे रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो पहला देखते हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं, these rights are fundamental in the sense that any law passed by the legislature in the country would be declared as null and void if it is in contravention to the rights guaranteed by the constitution। कोई भी लॉ बनता है तो इसी के अकॉर्डिंग बनता है। If any of these rights are violated, the individual's effect is entitled to move the Supreme Court or High Court for the protection and enforcement of his right। अगर कोई भी हमारे राइट का हनन होता है, जैसे हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके विपक्ष में हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपनी अपील दे सकते हैं। However, the rights are not absolute and can be curtailed during the emergency। लेकिन जो ये अधिकार हैं वो इमरजेंसी के वक्त, जब इमरजेंसी देश में लागू होता है, उस वक्त ये राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। चाहे हमें कोई चीज़, हमारे ऊपर कोई वॉलेशन हो रहा है या फिर हमें कुछ बोलना है, वो सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये है पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 to 35 में। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो पहला है, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो जाता है मैग्ना कार्टा। ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूएस से लिया गया है। अर्लीस्ट नो एविडेंस ऑफ राइट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन एंशियंट इंडिया एंड ईरान एक्सेट्रा। Next, the fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. They are fundamental also in the sense that they are the most essential for the all-round development, like material, intellectual, moral, and spiritual of the individuals। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे अधिकारों के लिए। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 7 फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। हाउएवर, आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिपील्ड एंड नाउ only 6 fundamental rights remain। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और तब से वो 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए। फॉलोइंग आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो अब देखते हैं आर्टिकल्स में। 12, आर्टिकल 12, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 13 में लॉज inconsistent with part 3 or fundamental rights। Next, following is the segregation of the fundamental rights। अब यहाँ देखते हैं हम segregations of fundamental rights। नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, जैसे हमें बराबरी का दर्जा, चाहे कास्ट हो चाहे जो भी हो, कुछ इसमें देखा नहीं जाता। ये किस आर्टिकल में है? ये है 14 to 18 में। इसमें देखते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
इसमें ये आर्टिकल 15 में है, ये राइट टू इक्वालिटी के बारे में बता रहे हैं हम यहाँ पे, आर्टिकल 14 टू 18 तक का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो 14 में आपने देखा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये 15 में ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस, सेक्स कुछ नहीं मायने रखता, इसमें सबको इक्वल देखा जाता है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 में है। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्लेस, ये आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये आर्टिकल 18 में है। तो ये एग्ज़ाम्स में कुछ भी पूछ लिया जाता है, जैसे आर्टिकल 14 दे देगा और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा 4-5, और पूछ लेगा कि आर्टिकल 14 का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसलिए आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, खास करके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के, इसलिए मैंने इसमें बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम, अब ये राइट टू फ्रीडम देखना है कि ये कौन कौन से आर्टिकल्स में है। तो ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो इसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 में है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। तो ये पहला, इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें कब क्या चीज़ बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमें बोलने का पूरा हक दिया गया है। असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, हमें कहाँ रहना है, हमें अपना प्रोफेशन क्या चूज़ करना है, हमें रेलवेज़ में जाना है, हमें डिफेंस में जाना है, हमें बैंकिंग में जाना है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। इसमें हमारा खुद का अधिकार है, इस पे हमें कोई थोप नहीं सकता कि नहीं तुम्हें यही करना है। तो ये हमारा अधिकार है, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस, तो ये आर्टिकल 20 में। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A में है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये आर्टिकल 22 में है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ केस हो रहा है तो इसके तहत हमें अरेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 में है। तो इसमें क्या क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तो ये 23 में है। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये रोका गया है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को लोग काम ना कराएं, बालिग बच्चों को काम, नाबालिगों को काम ना दें, जैसे जो होटल्स में, ढाबों पे, या फिर छोटे छोटे ढाबे होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बच्चों को ले जाके काम कराते हैं, तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन के तहत काम करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 में है कि हमें कौन सा धर्म चूज़ करना है, ये हमारा अपना अधिकार है। तो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्सिडेंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 में है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये 26 में है कि हमें जैसे कहीं कीर्तन या कुछ भी कुछ कराना है तो ये देता है हमें, आर्टिकल 26 अधिकार देता है। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 के तहत करते हैं हम। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 28 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 टू 30 में है। इसमें देखते हैं क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये आर्टिकल 29 में है। नेक्स्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड
एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 में है और इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब एग्ज़ाम्स के लिए। इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट्स ऑफ, जैसे हमारा कोई अधिकार हमें छीन लिया जाता है तो ये किसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें 5 रिट्स हैं, जो ये 5 रिट्स मैंने दिए इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, इस रिट्स के तहत जाते हैं। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस मैंडमस, सेकंड, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्टियोरियल एंड फिफ्थ है क्यूओ वारंटो। मैं रिट्स का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जिसमें 5 जो रिट्स हैं उसमें एक रिट्स का मतलब 5 रिट्स का अपना अपना कैटेगरी करके और बताऊंगी उसमें कि किस रिट्स में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये किस में है, ये आर्टिकल 32 में है और इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 33 डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल 33 में है जिससे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई मतलब क्या बदलाव करने हैं, ये अधिकार है इसमें। आर्टिकल 34 डील विथ मार्शियल लॉ। आर्टिकल 35 deal with legislation required to deal with fundamental rights. Next, fundamental right which are available to only citizens 15, 16, 19, 29 and 30. Fundamental right those are available to both citizen as well as non-citizen 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. ये सारे जो ये नहीं समझना कि ये एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप नहीं है, ये आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो हैं वो उन पे लागू होते हैं, पर जो यहाँ के सिटीज़न नहीं हैं उन पे 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 आर्टिकल लगता है, अवेलेबल है। तो अब फंडामेंटल राइट्स तो ख़त्म हो गए, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं। तो ये आर्टिकल 51A में है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। दे आर अ सेट ऑफ 11 गाइडलाइन टू द सिटीजन्स। इसमें 11 गाइडलाइंस हैं सिटीजन्स के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 होती हैं। इसमें क्या क्या है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन अबाउट द FDs फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेंशन नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। द आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन इवन रशिया डज नॉट हैव दैम। ये रशिया से लिया गया है। प्रोबेबली ओनली जापान इज़ वन सच मेजर कंट्री which has an exclusive chapter on fundamental duties. एक जापान ही है जिसके पास अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये हमें करना ही करना है अपने देश के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। In 1976 the fundamental duties of citizens were added in the constitution in 1976 the fundamental duties of citizens were added in constitution. 1976 में ये fundamental duties add हुए थे constitution में। In 2002 one more fundamental duty was added. 2002 में एक और fundamental duty add हुआ था। They were added on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। ये बहुत important है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत हुआ था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंदिरा गांधी इन 1975।
ये लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि ये कब बना था और नेक्स्ट कब जुड़ा था और किसके कहने पे, किसके द्वारा किया गया था। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। इट्स recommended only 8 fundamental duties, then with pecuniary punishment as well. However, the government did not welcome the punishment part. Next देखते a new part for 4A, a new article 51A was added by virtue of 42nd Constitution Amendment Act 1976. 10 duties were added to 51A. Presently there are 11 duties. ये भी बहुत important line है. The 11th fundamental duty was added by 86th Amendment Act 2002. 11वां जो था, जो स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा किया गया था, वो 86th Amendment Act के द्वारा किया गया था. Following is the list of fundamental duties. अब देखते हैं इसमें कि हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं. हम इंडिया के सिटीज़न हैं तो हमारी इंडिया के प्रति क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं. तो देखते हैं. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स डील एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. हमें अपनी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का भी सम्मान करना चाहिए. हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रति समर्पित रहें, अपने देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति, अपने एंथम जो है हमारा, उसके प्रति हम समर्पित रहें. उसका जहाँ भी हम खड़े हैं, अगर कहीं हो रहा है नेशनल एंथम, तो उसका सम्मान हम करें. नेक्स्ट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने देश की एकता को, अखंडता को बचा के रखें, उसको तोड़े ना. नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. Next, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Next, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. हमें जो हमारे इमारतें हैं उनकी रक्षा करनी है, उन्हें बचाना है. Next, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. जो जानवर, जो नदियाँ, जो झीलें हैं, जो जैसे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, इनको बचाना भी हमारा ही दायित्व है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए उसको काटते रहें, नदियों को ख़त्म कर दें. ये सब चीज़ें होंगी तो आगे चल के जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ ही खतरे में पड़ जाएगी, वो ही ख़त्म हो जाएंगे. इसलिए इन सब चीज़ों को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. नेक्स्ट, to safeguard public property and to absorb violences. To strive toward excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavors and achievements. अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा. To provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitution Amendment Act 2002. ये स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा कौन सा हमारी ड्यूटी को दिया गया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एज 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें. वो उनका ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें. तो
तो ये लास्ट था फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था आज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे चैनल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।